हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस में। तो चलिए, हम क्या है बायोलॉजी के अंदर क्या पढ़ रहे थे, जीव जगत का वर्गीकरण पढ़ रहे थे। ठीक है, जिसके अंदर क्या है मैंने बेसिक जानकारी आप लोगों को बताई थी कि इस पृथ्वी पर जो जीव है, इस पृथ्वी पर जितने भी जीव है उनको किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तो उसके अंदर मैंने 2 जगत, 3 जगत, 4 जगत और 5 जगत वर्गीकरण पद्धति और 6 जगत, ये मैंने आपको इससे रूबरू करवा दिया था। तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट कौन सी बताई थी, मैंने कहा 5 जगत प्रणाली जो है RH वही टेकर के द्वारा जो दी गई थी वो इम्पोर्टेंट है। उसमें भी मैंने आपको ट्रिकली से बता दिया था। जैसे 2 जगत प्रणाली आपको याद रखना है कैरोलस लीनियस के द्वारा, ठीक है, जिसको वर्गीकी का पिता भी कहा जाता है, टैक्सोनॉमी का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, फिर मैंने 3 जगत प्रणाली यानी हेकल के द्वारा दी गई थी। हेकल के अंदर कितने 3 वर्ड आते हैं, तो 3 जगत प्रणाली। 4 जगत प्रणाली यानी कोपलैंड के द्वारा दी गई, कोपलैंड के अंदर क्या है 4 वर्ड आते हैं, तो 4 जगत प्रणाली। 5 जगत प्रणाली आपके RH वही टेकर के द्वारा दी गई, जो सर्वमान्य तथा जितने भी जीव वर्गीकृत किए गए हैं उनका आगे आधार रखे गए हैं, वो क्या है RH वही टेकर के प्रणाली के आधार पे हैं। उनके 5 आधार भी मैंने आपको बताए थे कि मैंने कहा ये इंपॉर्टेंट है और इससे किससे कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैंने बता दिया था। ठीक है, फिर आपकी 6 जगत प्रणाली थी जो कार्ल वुज के द्वारा दी गई थी। ठीक है, जिसमें क्या है मोनेरा जगत था, उसको 2 भागों में बांट दिया था कि एक आद्य बैक्टीरिया, एक आपका यू बैक्टीरिया। ठीक है, तो आपको क्या है वहां मैंने बेसिक ही बताया था और बेसिक ही आएगा, वहां से ज्यादा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर, लैब असिस्टेंट के सिलेबस के अंदर दे रखा है जंतु जगत का वर्गीकरण। ठीक है, क्या दे रखा है, जंतु जगत का वर्गीकरण। तो देखिए, वर्गीकरण की 5 जगत प्रणाली क्या कहती है कि सबसे पहले इस पृथ्वी पे आने वाले जीव कौन है, मोनेरा जगत। ठीक है, मोनेरा जगत के अंदर मैंने बता दिया क्या रखे गए हैं, आपके जीवाणु रखे गए हैं, बैक्टीरिया रखे गए हैं। फिर आपका आता है नील हरित शैवाल, एनाबिना व नोस्टोक, और एक आपका माइकोप्लाज्मा रखा गया है। ठीक है, और बाकी इनके जीवाणु के जो मैं आपको प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका बताऊंगी वहां आपको बताऊंगी। ठीक है, फिर उसके बाद आता है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जगत जो जिसके अंदर अलग अलग वर्गों में बांटा गया है, वो आपको डिटेल से पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका सिर्फ दिया गया है जंतु जगत का वर्गीकरण यानी एनिमेलिया का वर्गीकरण। ठीक है, तो फिर आपका दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई कवक हम लोगों ने देख लिया था। फिर आपका अंतर जगत जो हमने पूरा का पूरा पढ़ लिया है। फिर एनिमेलिया कह दो या प्राणी जगत कह दो या आपका जंतु जगत। ठीक है, तो जंतु जगत, प्राणी जगत कह दो, एनिमेलिया कह दो, उसका वर्गीकरण हम पढ़ेंगे। एकशेरुकी तथा कशेरुकी प्रकार का आपको दिया गया है, उनके संघों तक वर्गीकरण दिया गया, तो वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं आप लोगों को इस तरह से करवाऊंगी कि जो आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, बिल्कुल एकदम गहराई के अंदर नहीं जाऊंगी, क्योंकि गहराई के अंदर आपके नीड के हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन आपका टाइम देखते हुए मैं आपको ये बताऊंगी। लेकिन आपको मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि जो यहाँ से करवाऊंगी उससे उसके अलावा आपकी परीक्षा के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए, प्राणी जगत या जंतु जगत या इसको एनिमेलिया जगत भी कहा जाता है। क्या? एनिमेलिया, प्लांटी और एनिमेलिया, जो 2 जगत किसके द्वारा दिया गया था, कैरोलस लीनियस के द्वारा। ठीक है, तो जंतु जगत का सामान्य लक्षण की यदि हम बात करें तो इसके अंदर क्या है कि सभी के सभी यूकैरियोटिक जीव आते हैं। देखो, मैंने वैसे बेसिक बता दिया था कि प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक क्या होता है, कि प्रोकैरियोटिक जीव वो जीव होते हैं कि वो एकल कोशिकीय जीव होंगे, और क्या होगा कि उसके अंदर क्या है कोशिका झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाएंगे, और आपका केंद्रक है वो नहीं होगा, अनुपस्थित होगा, या फिर हम अलग विकसित कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर नगन DNA पाया जाता है, लेकिन केंद्रक का आवरण नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए, यूकैरियोटिक जीव वो जीव होते हैं जो क्या है बहुकोशिकीय होते हैं, और इसमें एकल कोशिकीय भी होते हैं, लेकिन क्या है उसके अंदर सभी कोशिकांग उपस्थित होते हैं, झिल्ली युक्त कोशिकांग उपस्थित होते हैं, केंद्रक उपस्थित होते हैं।
ठीक है। तो यूकैरियोटिक जीव, प्राणी जगत या एनिमेलिया जगत के जो है वो क्या है, यूकैरियोटिक जीव होंगे। प्रोकैरियोटिक जीव आपके पूछे तो कहाँ आते हैं, मोनेरा जगत के अंदर आते हैं। किसके अंदर, मोनेरा जगत के अंदर आते हैं। जो आपके बैक्टीरिया है, नीलहरित शैवाल है और आपकी माइकोप्लाज्मा है, ठीक है। और ये कैसे होंगे, विषम पोषी, यानी इसका पोषण के आधार पे देखें तो ये विषम पोषी प्रकार के होते हैं। इसमें कुछ स्वयपोषी भी पाए जाएंगे, कुछ परपोषी भी पाए जाएंगे, कुछ मृतोप जीवी भी पाए जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, विषम पोषी प्रकार के होते हैं। और क्या होते हैं, गतिशील, यानी इसके अंदर क्या है, गति पाई जाती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते हैं, गति करते हैं, ठीक है। फिर देखिए कि इन प्राणियों तथा जीवों का सर्वप्रथम वर्गीकरण, यानी ये जो एनिमेलिया या प्राणी जगत का जो जीव है, जंतु जगत के जो जीव है, ये क्या है, इसका सर्वप्रथम वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया, तो याद रखना किसके द्वारा, अरस्तु के द्वारा किया गया। और अरस्तु ने क्या कहा, अरस्तु ने रक्त, यानी रक्त के अंदर आरबीसी की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति के आधार पे दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया, ठीक है। याद रखना किसके आधार पे, आरबीसी की या कह दो रक्त की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पे किया गया। और इस अरस्तु को जीव विज्ञान या प्राणी विज्ञान का पिता भी कहा जाता है, ठीक है। पूछा जाता है कि जीव विज्ञान का पिता कौन है या फिर प्राणी विज्ञान के पिता कौन है, तो अरस्तु हो गए। वनस्पति विज्ञान का जनक पूछे तो कौन है, थियोप्रेस्टस, जो हम लोगों ने पढ़ लिया था, ठीक है। और प्राणी विज्ञान के जो पिता कह दो या जनक कौन है, अरस्तु है। और जीव विज्ञान के जनक भी कौन है, आपके अरस्तु है, ठीक है। फिर देखिए हम देखते हैं इन अरस्तु के द्वारा जो दो भागों में जो बांटा गया वो हम देखते हैं क्या क्या नाम रखा। एक है एनेमा और दूसरा है एनेमा, एनेमा और इनेमा, ठीक है। इसके इंग्लिश वर्ड याद रखना जिससे आपको आसानी होगी। एनेमा के अंदर क्या है, एनेमा के अंदर क्या है, आरबीसी अनुपस्थित होती है, यानी कि इसके अंदर क्या है, आरबीसी नहीं पाई जाती है। तो क्या है कि इनके रक्त का रंग लाल नहीं होगा, क्या है, इनके रक्त का रंग लाल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसके अंदर आरबीसी अनुपस्थित होती हैं, ठीक है। फिर है इनेमा, यानी इसके अंदर क्या है, आरबीसी उपस्थित होगी। और इसको भी फिर आगे दो भागों में बांट दिया था, कौन से में, एक अंडज एक जरायुज। अंडज यानी जो अंडे देने वाले हैं, ठीक है, जो अंडे उत्पन्न करने वाले जीव है उसको अंडज के अंदर रखा गया। और जो आपके संतान पैदा करने वाले हैं उनको किसके अंदर रखा गया, जरायुज के अंदर रखा गया, या उसको जरायुज कहा गया, ठीक है। फिर देखिए कि एक जॉर्ज क्यूवियर नामक एक वैज्ञानिक है, जॉर्ज क्यूवियर नामक एक वैज्ञानिक, जिन्होंने क्या किया, इस जंतु जगत को कितने 31 संघों के अंदर बांटा गया, कितने 31 संघों के अंदर बांटा गया, ठीक है। बस आपको यहाँ ये याद रखना है कितने संघों के अंदर बांटा था, जॉर्ज क्यूवियर ने 31 संघों के अंदर बांटा गया। जो ये संघ इस तरह से दे रखे हैं ये आपके क्या है, इसको छोड़कर यहाँ 2 नंबर से लेकर यदि हम देखें तो ये 11 संघ आते हैं। जॉर्ज क्यूवियर ने क्या है, जंतु जगत को 31 संघों के अंदर बांटा गया। और इसके अंदर आपको क्या याद रखना है कि 31 संघ जो है, 31 संघ जो है उसके अंदर आपके 10 और 21 संघों के अंदर बांटा गया अलग अलग। 10 संघों को क्या है, दीर्घ संघ कहा गया, जो बड़े संघ है, ठीक है। और 21 जो संघ है वो क्या है, लघु संघ कहा गया, ठीक है। लघु संघ 10 21 संघ और 10 दीर्घ संघ और 21 संघ क्या है, लघु संघ के अंदर बांटा गया। तो जो अपन वर्गीकरण पढ़ते हैं जंतु जगत का वर्गीकरण, उसके अंदर क्या है, 10 तो दीर्घ संघ पढ़ते हैं, प्लस में एक क्या है, एक यहाँ से हम क्या है दीर्घ संघ पढ़ेंगे, और आपका 10 यहाँ से क्या पढ़ेंगे, लघु संघ पढ़ेंगे। तो टोटल 11 संघ हो जाते हैं, ठीक है। और एक 12 जो प्रोटोजोआ संघ है, प्रोटोजोआ संघ की यदि बात करें तो ये आपका आता है प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, याद रखना, प्रोटोजोआ कहाँ आता है, प्रोटोजोआ आता है आपका प्रोटिस्टा संघ के अंतर्गत, प्रोटिस्टा जगत के अंतर आता है। अब प्रोटिस्टा ये मत कहना कि प्रोटिस्टा क्या है,
ठीक है, फिर भी मैं बता देती हूँ, आपको पहले बता चुकी हूँ ये, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ किस तरह से। कि जैसे देखो अपन ने 5 जगत प्रणाली पढ़ी थी, इसमें क्या पढ़ा था, सबसे पहला मोनेरा जगत, क्या पढ़ा था, मोनेरा जगत, ठीक है। दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा हमने क्या पढ़ा था, प्लांटी, और पांचवा हमने क्या पढ़ा था, एनिमेलिया, ठीक है। तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं एनिमेलिया। एनिमेलिया कहीं तो यानी प्राणी जगत हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस प्रोटिस्टा के जीवों को भी, प्रोटिस्टा के जीवों को भी जो क्या है, प्रोटोजोआ, ठीक है। प्रोटिस्टा को वैसे आपके तीन वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, आपका प्रोटोजोआ, ठीक है, और सबसे ये आता है औपंग कवक और एक स्वपोषी प्रोटिस्ट, ठीक है। ये हालांकि इतना आपके डिटेल से नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ कि प्रोटिस्टा के अंदर के जीवों को, जैसे मोनेरा जगत के अंदर हमने क्या देखा था, किसको रखा गया है, जीवाणु को रखा गया है, बैक्टीरिया को रखा गया है। जीवाणु या जीवाणु को इंग्लिश में बैक्टीरिया ही कहा जाता है, तो जीवाणु को रखा गया है। और आपका किसका, नीलहरित शैवाल और माइकोप्लाज्मा। वैसे ही इस प्रोटिस्टा को भी 3 प्रकार से बांटा गया है, स्वपोषी प्रोटिस्ट, औपंग कवक, और आपका क्या आता है, प्रोटोजोआ प्रोटिस्ट। क्या, प्रोटोजोआ प्रोटिस्ट। इस प्रोटोजोआ प्रोटिस्ट के अंतर्गत क्या रखा गया है, अमीबा रखा गया है, आपका पैरामीशियम रखा गया है, आपका युगलिना रखा गया है। क्या, युगलिना। ये जो जीव है, इन जीवों को फिर यहां जब वर्गीकरण किया, इस वर्गीकरण के अंदर क्या है, प्रोटिस्टा जगत के जो प्रोटोजोआ जगत है, प्रोटोजोआ जो प्रोटिस्ट है, उसको कहां, इसके अंदर एक्सेरुकी के अंदर माना जाता है। एक्सेरुकी यानी जिसके अंदर क्या है, नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती है, ठीक है। क्या नहीं पाई जाती, नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती है, उनको कहा जाता है एक्सेरुकी प्राणी कहा जाता है, ठीक है। तो ये प्रोटोजोआ आपका सबसे निम्न श्रेणी का जीव माना जाता है, ठीक है। कि सबसे पहले यदि इन जंतु या एनिमेलिया के अंदर पूछे तो सबसे पहले आने वाले जीव कौन है, प्रोटोजोआ जीव है, ठीक है। वैसे यदि पूछे तो सबसे पहले कौन आए इस पृथ्वी पे, मोनेरा जगत के प्राणी आए। कौन आए, मोनेरा जगत के प्राणी आए, फिर प्रोटिस्टा, और फिर फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। इस तरह से क्या है, इन जीवों का विकास होता गया, ठीक है। तो देखिए, ये प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा जगत से लिया गया है, और ये कैसे हैं, ये आपके एकल कोशिकीय जीव है, एकल कोशिकीय है और यूकेरियोटिक है, यूकेरियोटिक है, ठीक है। बाकी सभी यूकेरियोटिक है, सिर्फ प्रोकैरियोटिक पूछे तो कौन है, आपके मोनेरा जगत के प्राणी हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो प्रोकैरियोटिक एकल कोशिकीय जीव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्रोकैरियोटिक और आपके एकल कोशिकीय जीव कहलाते हैं। बाकी इस मोनेरा जगत को छोड़कर बाकी सभी क्या है, आपके एकल कोशिकीय यूकेरियोटिक तो प्रोटोजोआ के हैं, और बाकी सभी इसके नीचे जो पोरीफेरा है, इसके नीचे क्या है, बहुकोशिकीय और यूकेरियोटिक आते हैं, ठीक है। यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में पूछे तो डायरेक्ट ऐसे अंतर याद रखना, कैसे कि सिर्फ मोनेरा जगत के प्राणी है वो प्रोकैरियोटिक है, बाकी सभी जितने भी हैं वो क्या है, यूकेरियोटिक है, ठीक है। एकल कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव की यदि बात पूछें तो आपको मोनेरा जगत तथा प्रोटिस्टा 2 जगत के जो प्राणी हैं, इन दोनों जगत के प्राणी वो कैसे हैं, एकल कोशिकीय है, ठीक है। बाकी सभी क्या है, बहुकोशिकीय प्राणी हैं या बहुकोशिकीय जीव है, ठीक है। अब देखिए, आपको इस तरह से क्रम से याद रखना है। क्यों, क्योंकि आप क्रम से याद रखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। कि जिस तरह से मैं वर्गीकरण के आधार आप लोगों को बताऊंगी तो आपको याद रहेगा कि विकास के आधार पे किस तरह से इसका वर्गीकरण हुआ है या किस तरह से हुआ है, तो आप ऐसे ही इसको क्रम से याद रखना। हालांकि इसमें कुछ क्रम नहीं है, फिर भी आपको क्रम से याद रखना है, वो आगे आपको समझ में आएगा जब मैं वर्गीकरण के आधार आपको बताऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, ये जो हम 12 संघ पढ़ने वाले हैं उसके अंदर क्या है, सबसे पहला प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्केल्मिन्थेस, एनेलिडा और आपका आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। देखो, आर्थ्रोपोडा जो है, आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। क्या है, सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा का। आर्थ्रोपोडा क्या है, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ। देखिए, यहां हमने क्या देखा था,
कि जंतु जगत को 31 संघों में बांटा गया है, ठीक है, जिसमें से मैंने क्या कहा कि 10 संघ आपके क्या है, दीर्घ संघ है, और 21 जो क्या है लघु संघ है, ठीक है, जिसमें से एक दीर्घ संघ तथा हम क्या पढ़ेंगे 10 आपके लघु संघ पढ़ेंगे। तो ये जो दीर्घ संघ है वो सबसे बड़ा, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ माना जाता है। कौन सा? आर्थ्रोपोडा। याद रखना, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है, तो कौन सा है? आर्थ्रोपोडा, जिसमें देखो कीट पतंगे, जैसे ये कॉकरोच है, कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे आते हैं, कीड़े मकोड़े आते हैं, ये सब मतलब जितने भी कीट है ना इस पृथ्वी पे, वो सभी के सभी किसमें आते हैं? आर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं, ठीक है। फिर आता है मोलस्का। मोलस्का सीपी, घोंगा जो होते हैं ना वो आते हैं। इकाइनोडर्मेटा, तो देखिए इकाइनोडर्मेटा 1 से लेकर 10 तक जितने भी प्राणी हैं इसके अंदर क्या है? नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती है। क्या नहीं पाई जाती है? नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती है। फिर जो आपका आता है हेमिकोर्डेटा, ठीक है, एक कोर्डेटा। जो हेमिकोर्डेटा है वो अर्धकशेरुकी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है अर्धकशेरुकी? क्योंकि ये क्या है, कुछ गुण तो रखते हैं आपके एकशेरुकी के, कुछ गुण तो किसके? एकशेरुकी के रखते हैं, और कुछ गुण रखते हैं कशेरुकी के, इसलिए इसको ना कशेरुकी के अंदर गिना जाता है और ना ही एकशेरुकी के अंदर गिना जाता है, ठीक है। तो अर्धकशेरुकी यदि पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा संघ अर्धकशेरुकी है, या ऐसे पूछ रहे कि निम्न में से कौन सा कशेरुकी तथा एकशेरुकी दोनों के गुण रखता है, तो याद रखना कौन? हेमिकोर्डेटा। फिर आता है कोर्डेटा यानी कशेरुकी, जिसके अंदर क्या है? नोटोकॉर्ड पाई जाती है। नोटोकॉर्ड किसमें पाई जाती है? कोर्डेटा संघ के प्राणियों में पाई जाती है। तो इस तरह से आपको इसको 3-4 बार आप दोहराओगे तो आपके याद हो जाएंगे। कैसे? प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, पैसे याद रखना, प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज। कैसे याद करोगे कि पैसे प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, दोनों साथ में याद कर लेना। फिर क्या है? मेंथीज, मेंथीज जो 2 में आता है, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज, ठीक है। फिर एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा, डा 2 में आता है, ठीक है, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, ठीक है। फिर देखो इकाइनोडर्मेटा और कोर्डेटा, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकोर्डेटा और कोर्डेटा, या इन तीनों को साथ में ऐसे याद कर लेना। एक रह गया मोलस्का, मोलस्का, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, इन तीनों को साथ में याद कर लेना, क्योंकि इकाइनोडर्मेटा तक लास्ट है एकशेरुकी, उसके बाद जो हेमिकोर्डेटा आता है वो क्या आता है? अर्धकशेरुकी आता है, और फिर आता है कोर्डेटा। या इसके अंदर ऐसे पूछे कि निम्न में से एकशेरुकी, जैसे एकशेरुकी के अंदर दे दे निम्न में से एकशेरुकी का विकास के आधार पे क्रम बताइए, तो क्रम भी यही होगा। एकशेरुकी कहाँ तक है? आपके 10 नंबर तक इकाइनोडर्मेटा तक है। तो सबसे पहले प्रोटोजोआ, फिर पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, यही क्रम आपको याद रखना है। और ये मैंने बता दिया कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे तो एकशेरुकी का विकास के आधार पे क्रम, तो इसी तरह से बताना है, ठीक है। तो चलिए फिर हम आगे देखते हैं कि वर्गीकरण का आधार, कि देखो इसको वर्गीकरण, जैसे हमने क्या है 5 जगत, वही टेकर की 5 जगत प्रणाली हम लोगों ने देखी थी। उसमें पोषण का आधार रखा गया था, जनन का आधार रखा गया था, कोशिकीय संरचना का आधार रखा गया था, शारीरिक संगठन का आधार रखा गया था। तो क्यों? क्योंकि शारीरिक संगठन की उसका शरीर कैसा है, एकल कोशिकीय या बहुकोशिकीय है, ठीक है, या फिर वो प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। इस तरह से इसके अंदर भी जंतु जगत के वर्गीकरण के अंदर भी क्या है, कुछ ना कुछ आधार रखे गए हैं, और उन आधारों से क्या है क्वेश्चन बनते हैं। एग्जाम्पल पूछ लेंगे कि इस स्तर का किसमें पाया जाता है, तो वो 4-5 जो आपके वर्गीकरण के आधार है वो मैं एक एक करके आपको बता देती हूँ। इस तरह से देखिए वर्गीकरण के आधार की यदि बात करें तो सबसे पहले देखिए शरीर संगठन स्तर, शरीर संगठन स्तर यानी शरीर का संगठन स्तर। देखो किस तरह से कि जैसे क्या है परमाणु, ठीक है, परमाणु मिलकर क्या बनते हैं? अणु, और वो अणु सबसे पहले सरल अणु बनते हैं, फिर आपके क्या बनते हैं? जटिल अणु बनते हैं, और ये सभी अणु मिलकर क्या बनाते हैं? कोशिका बनाते हैं। कोशिका मिलकर क्या बनाते हैं? उत्तक बनाते हैं। उत्तक मिलकर क्या बनाते हैं? उत्तक तंत्र बनाते हैं।
उत्तक तंत्र मिलकर क्या है अंग, और अंग मिलकर क्या अंग तंत्र, ठीक है। और ये अंग तंत्र मिलकर क्या बना लेते हैं आपका शरीर बना लेते हैं, एक पूरा शरीर बना लेते हैं। इस प्रकार से एक जीव का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से कई सारे जीव मिलकर क्या बना लेते हैं समष्टि बना लेते हैं, ठीक है। और ये समष्टि मिलकर क्या है इस पूरे संसार को बनाते हैं, ठीक है, पूरे जीव जगत को बनाते हैं। तो देखिए परमाणु अणु सरल और जटिल अणुओं में मिलते हैं और फिर कोशिका। इस तरह से जैसे अपन देखें कि हमारे शरीर का सबसे छोटे से छोटी हम इकाई क्या मानते हैं कोशिका मानते हैं, ठीक है। तो देखिए उस कोशिका के अंदर भी तो कुछ पदार्थ पाए जाते हैं, कुछ रसायन पाए जाते हैं, ठीक है। रसायन जो हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं कि रसायन किससे मिलकर बने होते हैं, रसायन आपके अणुओं से मिलकर बने होते हैं। अणु किससे मिलकर बने होते हैं, परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। इस तरह से परमाणु अणु और मिलकर एक कोशिका बनाई। फिर हमारी एक कोशिका ले लीजिए, इस तरह से कई सारी कोशिकाएं मिलकर क्या बना लेती हैं उत्तक बना लेती हैं। क्या बना लेती हैं उत्तक। उत्तक मिलकर क्या बनाते हैं उत्तक तंत्र का निर्माण करते हैं, ठीक है। जैसे हमारी ये त्वचा है, ठीक है, इस त्वचा के अंदर क्या पाए जाते हैं कोशिकाएं पाई जाती है। कोशिकाएं मिलकर क्या बना रही हैं ये त्वचीय उत्तक तंत्र बना रही है, ठीक है। फिर अपन यदि देखें तो उत्तक तंत्र के बाद क्या बना देते हैं अंग। जैसे ये क्या है ये मेरा हाथ है, ये मेरा पैर है, ये मेरा दूसरा हाथ है, ये मेरा ये एक हाथ है, ठीक है। तो इस तरह से दोनों हाथ मिलकर क्या बना लिया अंग तंत्र बना लिया, ठीक है। और ये पूरा अंग तंत्र मिलकर क्या किसका निर्माण करेंगे शरीर का निर्माण करेंगे, ठीक है। जैसे उत्तक तंत्र मिलकर अंग, जैसे हाथ है, पैर है, नाक है, कान है, मुंह है, इस तरह से ये अंग और अंग आपस में जैसे एक हाथ से दो हाथ मिले तो क्या हो गए अंग तंत्र हो गए। और पूरे के पूरे अंग तंत्र मिलकर क्या बना लिया पूरे शरीर का निर्माण कर दिया, ठीक है। इस तरह से यदि हम देखें तो इसका शारीरिक शरीर संगठन स्तर की हमने क्या है वर्गीकरण कितने देखे हैं प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सिलेंड्रेटा, ये हमने 12 संघों तक हमने पढ़ा है। तो इसमें किस तरह से प्राणियों का विकास हुआ है या इसके अंदर किस प्रकार का शरीर पाया जाता है। अब अपने अंदर देखें तो किस स्तर का पाया जाता है अंग तंत्र स्तर का पाया जाता है, यानी अंग तंत्र स्तर तक हमारा बंटा हुआ है, यानी कोशिका, कोशिका से फिर उत्तक, उत्तक तंत्र, अंग, अंग तंत्र और शरीर का निर्माण हुआ है, ठीक है। लेकिन सभी प्राणियों में ऐसा नहीं पाया जाता है, तो उसके आधार पे हम देखते हैं किस किस प्राणियों में किस किस प्रकार का पाया जाता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम यदि बात करें कि जीव द्रव्य स्तर, किस स्तर का जीव द्रव्य स्तर का, यदि हम देखें कि ये क्या है कोशिका है, इस कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है जीव द्रव्य पाया जाता है। क्या पाया जाता है जीव द्रव्य पाया जाता है। और ये कैसे होंगे ये एकल कोशिकीय होंगे, इसीलिए तो कि ये एक जीव द्रव्य है, ठीक है। इसके अंदर क्या है जीव द्रव्य है। इस जीव द्रव्य के चारों तरफ है किसने घेर लिया भित्ति ने घेर लिया, यानी कोशिका झिल्ली कह दो या कोशिका झिल्ली ने इसको चारों तरफ से घेर लिया, ठीक है। किसको इस जीव द्रव्य को, इसीलिए इसको कहा जाता है जीव द्रव्य स्तर। और यदि याद आ रहा हो तो मैंने बताया था कि एक कोशिका जो है इसके अंदर क्या पाया जाता है, इसके अंदर आपका कोशिका द्रव्य होता है और कोशिका द्रव्य और आपका कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली और उसके बाद अलावा आपका क्या है केंद्रक, क्या केंद्रक, इन तीनों को मिलाकर क्या कहा जाता है जीव द्रव्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन तीनों को मिलाकर जीव द्रव्य। तो देखिए एकल कोशिकीय जीवों में यही तो पाया जाता है, एकल कोशिकीय जीवों में और क्या पाया जाता है कोशिका झिल्ली पाई जाती है, प्रोटोजोआ है। तो देखो ये प्रोटोजोआ है, इसके अंदर क्या है देखो मैंने मोनेरा जगत के अंदर बताया था कि कोशिका भित्ति पाई जाती है और आपके प्लांटी जगत के अंदर क्या है कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन यहाँ कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, इसलिए इसके अंदर क्या है कोशिका झिल्ली है, आपका जीव द्रव्य यानी कोशिका द्रव्य है और आपका क्या है केंद्रक है। तो इन तीनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं जीव द्रव्य। इसके अलावा इस जीव के अंदर और कुछ नहीं पाया जाता है, इसलिए इसको जीव द्रव्य स्तर का जीव या प्राणी कहा जाता है। तो इसका एग्जाम्पल याद रखना, प्रोटोजोआ पूछा जाता है निम्न में से जीव द्रव्य स्तर का प्राणी है कौन, प्रोटोजोआ दे देंगे या इनके एग्जाम्पल दे देंगे अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है, यूग्लिना, इस तरह के एग्जाम्पल दे देंगे कि निम्न में से जीव द्रव्य स्तर का प्राणी है। तो याद रखना प्रोटोजोआ और इसके एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, आगे जब आएगा अपन डिटेल से पढ़ेंगे तब भी मैं बताऊंगी, ठीक है। फिर देखिए कोशिकीय स्तर का, कोशिकीय स्तर की यदि हम बात करें तो ये कैसे होते हैं बहुकोशिकीय होते हैं, जैसे स्पंज, क्या है स्पंज,
पोरीफेरा संघ का प्राणी है। पोरीफेरा संघ का प्राणी का क्या नाम है? स्पंज। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि स्पंज किस संघ का प्राणी है, तो बेझिझक होकर आपका आंसर होना चाहिए पोरीफेरा। पोरीफेरा क्यों दिया गया? यानी पोर, पोर से अर्थ होता है छिद्र। पोर का क्या अर्थ होता है? छिद्र। यानी जिस जीव के अंदर क्या है? छिद्र पाए जाते हैं उसको क्या कहा जाता है? पोरीफेरा संघ के प्राणी कहा जाता है। पोर, पोरीफेरा और स्पंज जो होते हैं उसके अंदर क्या है? छिद्र पाए जाते हैं, कई सारे छोटे और एक ऊपर बड़ा होता है ओस्कुलम, जो हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्पंज ये क्या है? कोशिकीय स्तर का होता है। बहुत सारी कोशिकाएं होती है लेकिन कोशिकाएं मिलकर उत्तक नहीं बनाती है, ये शरीर का निर्माण करती है। ठीक है, तो ये बहुकोशिकीय प्राणी है। फिर देखिए उत्तक स्तर। उत्तक स्तर का, उत्तक स्तर में यदि पूछे कि उत्तक स्तर तक, देखो कोशिकाएं मिलकर सिर्फ क्या बना रही है? उत्तक बना रही है। उत्तक मिलकर उत्तक तंत्र नहीं बना रहे हैं। क्या है इसके अंदर? इसके अंदर आपकी कोशिका क्या मिली? इसके अंदर आपकी कोशिका, और कोशिका के बाद क्या? कोशिकाएं मिलकर क्या बनाया? उत्तक। ठीक है, कोशिकाएं मिलकर उत्तक बनाए, तो उत्तक स्तर तक का ही, इसीलिए तो उसको उत्तक स्तर का है कि उत्तक स्तर से आगे नहीं हुआ है विभाजन कोशिका और उत्तक। ठीक है, कोशिका से मिलकर उत्तक बनाए। तो इसके अंदर कौन कौन से संघ आएंगे? तो याद रखना सिलेंट्रेटा और आपका क्या है? टिनोफोरा। सिलेंट्रेटा और आपका टिनोफोरा। सिलेंट्रेटा के अंदर आता है हाइड्रा, एग्जाम्पल आता है वो हम देखेंगे। टिनोफोरा यानी फीताकर्मी। ठीक है, अब देखिए आगे आता है अंग स्तर। अंग स्तर यानी उत्तक मिलकर क्या बना लिया? उत्तक तंत्र बना लिया, और उत्तक तंत्र ने फिर क्या बना दिया? अंग। बस यहां तक ही बना, आगे शरीर नहीं बना। ठीक है, तो देखिए इसका एग्जाम्पल है प्लेटीहेल्मिन्थेस। क्या? प्लेटीहेल्मिन्थेस। ठीक है, फिर देखिए उत्तक अंग, उत्तक से उत्तक तंत्र, और अंग, अंग से अंग तंत्र बन गया। ठीक है, अंग तंत्र स्तर क्या हो गया? ये विकसित, पूर्ण विकसित हो गया। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल याद रख लेना। एस्केल्मेंथेस से लेकर आपके कहा? कोर्डेटा संघ तक। एस्केल्मेंथेस से लेकर आपके कहा? कोर्डेटा संघ तक के प्राणी क्या है? अंग तंत्र स्तर के प्राणी हैं। किसके? अंग तंत्र स्तर के प्राणी। अब देखो यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, और इनको सबसे बेस्ट याद करने का तरीका आप, इसीलिए तो मैंने कहा इसको आप क्रम से याद रखिए। तो आपको देखिए सबसे पहले तो ये याद रखना है, कौन? जीव द्रव्य। एक कोशिका, कोशिका के अंदर क्या होता है? जीव द्रव्य। जीव द्रव्य से मिलकर क्या बनती है? कोशिका। ठीक है, जीव द्रव्य स्तर, कोशिकीय स्तर, कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं? उत्तक। ठीक है, उत्तक स्तर, और फिर आपका उत्तक स्तर से अंग स्तर और अंग तंत्र स्तर। ठीक है, इस तरह से आपको ये 5 क्रम से याद रख लेना। फिर आपको क्या करना है? जीव द्रव्य स्तर पे आ जाना। यहाँ क्या है? आपका प्रोटोजोआ, यानी पहले संघ जो प्राणी है, पहले संघ का प्राणी, वो जीव द्रव्य स्तर का आएगा। ठीक है, क्यों? ये तो आप ऐसे ही याद रख लेना, क्योंकि ये प्रोटिस्टा जगत से उठाया गया प्राणी है, प्रोटिस्टा जगत से लिया गया है, तो ये एकल कोशिकीय प्राणी है। एकल कोशिकीय में सिर्फ एक कोशिका होती है जिसके अंदर क्या होता है? जीव द्रव्य होता है, तो ये जीव द्रव्य स्तर का। ठीक है, फिर यदि हम बात करें कोशिकीय स्तर, कोशिकीय स्तर के अंदर क्या आ जाएगा? दूसरा। कोशिकीय स्तर की यदि बात करें तो पोरीफेरा आ जाएगा, और सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा क्या आ गए? आपके उत्तक स्तर। ठीक है, और प्लेटीहेल्मिन्थेस क्या आ गया? अंग स्तर का, और एस्केल्मेंथेस से लेकर कोर्डेटा संघ तक कहाँ आ गया? अंग तंत्र स्तर का। अब आप इस तरह से याद रख लेना कि ये मत देखना, आप सीधा यहाँ से देखना, जीव द्रव्य स्तर, कोशिकीय स्तर, और आपका सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा क्या है? उत्तक स्तर, और आपका प्लेटीहेल्मिन्थेस अंग स्तर, और एस्केल्मेंथेस से लेकर कोर्डेटा तक क्या है? आपके अंग तंत्र स्तर का शरीर संगठन पाया जाता है। ठीक है, तो ये है शरीर संगठन स्तर का, किस तरह से हम इनका देख सकते हैं, और यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं। ये एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं यहाँ से हटाकर आपको ये सममिति बताऊंगी। ठीक है, मैं साइड में हो जाती हूँ, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर मैं बताती हूँ। सममिति, सममिति का क्या अर्थ है? कि हम किस तरह से एक प्राणी को 2 समान भागों में बांट सकते हैं। किस तरह से? जैसे ये देखिए, ये मैंने एक, या फिर आप इस तरह से देख लीजिए, ये मैंने एक क्या ले लिया? मैंने आयताकार बॉक्स ले लिया। ठीक है, आयताकार बॉक्स ले लिया, तो अब यदि मैं इसकी लंबाई मैंने 12 मीटर रख दी, कितनी? 12 मीटर। ठीक है, अब इसका मैंने क्या 6 मीटर, 6 मीटर में मैंने क्या है? इसको कट कर दिया। तो देखिए ये क्या है? एक दूसरे के समान है, तो
तो इसको हम कहेंगे सममिति। क्या कहेंगे? सममिति। यानी ये इसको हमने दो भागों में बांटा तो ये क्या है, एक भाग दूसरे भाग के समान है बिल्कुल, कि लंबाई भी देखें तो ये आएगी, चौड़ाई भी देखें तो वो भी समान है इसके अंदर। ठीक है, तो इस तरह से ये कहलाती है आपकी सममिति। ठीक है, तो सममिति के अंदर देखिए कि प्राणियों को किस तरह से कितनी समितियों में बांटा गया है। तो प्राणियों को आपकी 3 समिति के अंदर बांटा गया है। कौन कौन सी? एक असम्मिति, एक अरीय सम्मिति, एक आपकी द्विपार्श्व सम्मिति। तो देखिए एक एक की हम चर्चा करते हैं। असम्मिति। असम्मिति का अर्थ है कि इसके अंदर क्या है, किसी भी भाग से हम दो बराबर भागों में नहीं बांट सके, कि दो बराबर भागों में किसी भी तल से देख लो, किसी भी तल से प्राणी को हम दो भागों में नहीं बांट सकते हैं। क्या? हम दो भागों में इसको नहीं बांट सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए आपका क्या है, जैसे मैंने क्या है, अमीबा ले लिया। ठीक है, इस अमीबा के अंदर क्या है, इसकी आकृति निश्चित नहीं होती है। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि इसके अंदर क्या है, जैसे जैसे जीव द्रव्य आगे जाएगा, जीव द्रव्य यहाँ मात्रा ज्यादा आ गई तो ये यहाँ घिसक जाएगा, और ये अब इसकी ये कंडीशन है तो थोड़ी देर बाद इसकी कंडीशन ये हो जाएगी। यानी ये अपना रूप परिवर्तन करता है। ये क्या करता है? अपना रूप परिवर्तन करता है। इसमें कूटपाद आगे से आगे बनते जाते हैं, जिस तरह से ये क्या करते हैं, गति करते हैं। तो क्या आप इनको दो बराबर भागों में बांट सकते हो? नहीं बांट सकते, किसी भी तल से नहीं बांट सकते। अब आप कह दो मैं यहाँ से नहीं, यहाँ से इसको दो भागों में बांट दो, नहीं, ये अभी ऐसा दिख रहा है तो थोड़ी देर बाद ऐसा हो जाएगा, फिर आप इनको दो भागों में कैसे बांट दोगे? इसलिए असम्मिति के अंदर क्या है, इसके अंदर प्रोटोजोआ भी आता है, प्रोटोजोआ। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर आपको क्या करना है कि किसी भी तल से आप इनको किसी भी तल से दो बराबर भागों में नहीं बांट सकते। ऐसी सम्मिति को क्या कहा जाता है? असम्मिति कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन से प्राणी को हम किसी भी तल से दो भागों में, दो बराबर भागों में नहीं बांट सकते? दो भागों में नहीं, दो बराबर भागों में। देखो दो भागों में तो किसी कहीं से भी बांट दो। जैसे ये मार्कर है, मैंने कहा इसको मैं दो भागों में बांट सकती हूँ, ये एक छोटा भाग है एक मोटा। लेकिन यदि मैं कहूँ कि ये अब ऐसी आकृति है, थोड़ी देर बाद इसकी आकृति चेंज हो जाएगी, तो मैं इसको दो बराबर भागों में नहीं बांट सकती। ठीक है, तो ऐसे प्राणियों को क्या कहा जाता है? असम्मिति प्राणी कहा जाता है। ठीक है, फिर देखिए अरीय सम्मिति। अरीय सम्मिति का अर्थ होता है कि आप इसको किसी भी तल से दो बराबर भागों में बांट सकते हो। आप इसको क्या है, किसी भी, जैसे देखिए कि अरीय सम्मिति, से देखो इस मार्कर को कि आप ये इस मार्कर को क्या है, यहां से यदि आपने काटा, माना ये इसके ये नहीं है, मान लिया आपके इसके ये नहीं है, ये जो इस कैप का जो दिख रहा है ना, ये नहीं है, सीधा गोल कैप है। यदि आप इसको इस तरह से देखो, यहां से इस तल से काटा तो भी ये दो बराबर भागों में बंट गया, फिर आपने इस तल से बांटा तो भी दो बराबर भागों में बंट गया, फिर आपने इस तरह से बांटा तो भी ये क्या है, दो बराबर भागों में बंट गया। ठीक है, अरीय, अरीय का अर्थ होता है, जैसे अरीय कैसा होता है, गोलाकार। अब इस गोले को यदि हम देखें, यहां से बांटो, यहां से बांटो, यहां से बांटो, कहीं से भी बांट दो तो भी ये क्या है, दो बराबर भागों में बंट जाएगा। तो ये होता है अरीय सम्मिति। ठीक है, कि जिस तरह से किसी भी तल से यदि हम इसको दो बराबर भागों में बांटना चाहे तो बांट सकते हैं। इसके एग्जाम्पल याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? एक आपका सिलेंट्रेटा और एक आपका आता है टीनोफोरा। कौन? सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा। फिर आता है द्विपार्श्व सम्मिति। द्विपार्श्व सम्मिति का अर्थ है कि सिर्फ एक ही तल होता है जिसके द्वारा क्या है, हम दो बराबर भागों में उस प्राणी को बांट सकते हैं। कैसे? जैसे ये देखो, ये है मनुष्य। ठीक है, अच्छा नहीं बन रहा है, आप कहोगे कि इसकी गर्दन ऐसे कैसे बना दी, लो लड़की ही बना देती हूँ। ठीक है, तो ये देखो, अब इसको क्या है कि द्विपार्श्व सम्मिति का अर्थ है कि एक तल इसके अंदर ऐसा है जिसको हम क्या है, इनको दो बराबर भागों से बांट सकते हैं। जैसे इसको मैं बीचों बीच यहां से बांटूं,
बीचों बीच से, तो ये क्या है, दो भागों में, यानी इसकी एक आंख यहाँ आ जाएगी, एक आंख दूसरी तरफ आ जाएगी, ठीक है, एक हाथ इधर एक हाथ इधर, तो ये क्या है, द्विपार्श्व सममिति कहलाती है, ठीक है, यानी कि द्विपार्श्व सममिति। अब पूछे तो कि मनुष्य के अंदर कौन सी सममिति पाई जाती है, तो याद रखना कौन सी सममिति पाई जाती है, द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है, यानी कि बीचों बीच से यदि काटें तो हम क्या है, दो बराबर भागों में बंट जाते हैं, ठीक है, तो ऐसा द्विपार्श्व सममिति कहलाती है। और याद रखना प्लेटी हेलमिंथेस से लेकर बाकी के जो संघ है उसके अंदर क्या है, द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है, ठीक है, तो ये है सममिति। अब इसके अंदर आप किस तरह से देखोगे, असममिति यानी पोरी प्रोटोजोआ और पोरीफेरा दोनों के अंदर क्या पाई जाती है, असममिति पाई जाती है। और ये सममिति आपकी सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा के अंदर क्या पाई जाती है, अरीय सममिति पाई जाती है। और बाकी यहाँ से नीचे का जो है प्लेटी हेलमिंथेस से लेकर द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। तो शरीर द्रव्य संगठन के अंदर क्या है, जीव द्रव्य और इनको अलग अलग कर दिया है, और यहाँ ये दोनों क्या किस में आते हैं, असममिति के अंदर आते हैं। तो इस तरह से आप अपने रफली लिख लीजिए ये इनको, और फिर आप इसको नोट कर करके देखिए कि इसके अंदर क्या शरीर द्रव्य संगठन कैसा पाया जाता है, इसके अंदर आपका सममिति कैसी पाई जाती है, ठीक है ना, तो इससे ज्यादा याद रहेगा और स्थायी भी रहेगा आपका। चलिए, तो अब हमारा है जनिक स्तर, ठीक है, जनिक स्तर के अंदर क्या है कि भ्रूणावस्था के समय जनिक स्तर दो भागों में डिवाइड होती है। कैसे, तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ बता देती हूँ, जैसे ये क्या है, ये नर युग्मक और ये आपका मादा युग्मक, ठीक है, ये नर युग्मक और ये मादा युग्मक। जब इन दोनों का संलयन होता है तो क्या बनता है, युग्मनज, क्या बनता है, युग्मनज बनता है, ठीक है। और ये युग्मनज क्या है, ये युग्मनज आगे क्या है, कोशिकाओं में बारंबार विभाजन होकर इसके अंदर क्या है, क्या बनाती है, भ्रूण बनाती है, क्या बनाती है, भ्रूण बनाती है, ठीक है। फिर ये जो भ्रूण बना, इस भ्रूण के अंदर क्या है, तीन, सबसे पहले दो स्तरों का विकास होगा और फिर तीन स्तरों का विकास होगा, ठीक है। क्या है, सबसे पहले याद रखना, भूल मत जाना कि भ्रूण में सबसे पहले क्या है, दो स्तरों का विकास होता है, क्या है, दो स्तरों का विकास होता है, यानी सबसे पहले क्या, नर युग्मक तथा मादा युग्मक दोनों ने संलयन किया और क्या बनाया, युग्मनज बनाया। अब इस युग्मनज के अंदर जो कोशिकाएं हैं ये क्या है, बार बार लगातार विभाजन करेगी और विभाजन करके ये कोशिकाएं क्या है, स्तरों के अंदर बंट जाएगी। यानी सबसे पहले तो ऐसे जैसे अंदर अपन ने कुछ भर दिया हो, जैसे कुछ कटोरी है, उस कटोरी के अंदर अपन ने क्या दाने भर दिया, और दाने आप दाने सपोज करो कि वो कोशिकाएं हैं, ठीक है। फिर क्या है, वो दाने क्या है, एक लेयर के अंदर जुड़ के लेयर बनाएगी, क्या बनाएगी, स्तर बनाएगी, लेयर बनाती जाएगी। तो इस तरह से इस युग्मनज से जब भ्रूण बनेगा तो उस भ्रूण के अंदर क्या है, सबसे पहले दो स्तरों का निर्माण होगा। कौन से, दो स्तरों का निर्माण होगा, ठीक है। जैसे मैंने एक ये ब्लैक से दिखा दिया है और एक आपका ये रेड से दिखा दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, दो स्तरों का निर्माण हुआ। और याद रखना, भूल मत जाना, सबसे पहले कौन सी स्तर का निर्माण होता है, एक्टोडर्म, किसका, एक्टोडर्म का। उसके बाद होता है एंडोडर्म, ठीक है, यानी कि मीजोडर्म बाद में बनती है। पूछा जाता है कि एक भ्रूणीय का विकास के दौरान उद्भव के आधार पे स्तरों का क्रम है, तो क्रम कौन सा होगा, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले ये बाहर वाली स्तर जो है ये कहलाती है एक्टोडर्म और ये अंदर वाली है एंडोडर्म, ठीक है। तो सबसे पहले किसका निर्माण हो गया, एक्टोडर्म का, और फिर किसका निर्माण हुआ, एंडोडर्म का। फिर उसके बाद क्या है, इन स्तरों के बीच में, जैसे ये मैंने एक बाहर वाली स्तर दिखा दी, और इसके बाद में जैसे ये क्या हो गया, ये एंडोडर्म, और इस एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच में किसका निर्माण हो गया, इनके बीच में हो गया आपके मीजोडर्म का। किसका निर्माण हो गया, मीजोडर्म का, ठीक है। इस तरह से ये भ्रूण तीन स्तरों में विभाजित हो जाता है। कौन सी, ये आपकी मीजोडर्म, ठीक है, मीजोडर्म, और ये बाहर वाली जो है, बाहर वाली क्या है, एक्टोडर्म, और अंदर वाली, सबसे अंदर वाली क्या कहलाएगी, सबसे अंदर वाली कहलाएगी एंडोडर्म, क्या कहलाएगी, एंडोडर्म, ठीक है।
फिर इन तीनों सत्रों के द्वारा ही क्या है, पूरे एक जीव के जितने भी पार्ट्स है, जितने भी शरीर के भाग हैं, उसका निर्माण होता है। ठीक है, जैसे अपन पढ़ते हैं ना कि जैसे हमारे टीथ है, इनकी उत्पत्ति क्या है, मीजोड्रम से हुई है, किसी की उत्पत्ति एक्टोड्रम से हुई है, किसी की उत्पत्ति एंडोड्रम से हुई है। वो एक्टोड्रम, मीजोड्रम, एंडोड्रम क्या है, वो एक भ्रूण की तीनों सतरें ही हैं, उन सतरों से इनका निर्माण हुआ है। तो उस आधार पे वर्गीकृत किया गया है, वो हम देखते हैं कि जनिक स्तर के आधार पे यदि देखें तो भ्रूणावस्था के समय जनिक स्तर कितने, दो भागों में डिवाइड होती है, कौन सी, एक्टोड्रम और एंडोड्रम। फिर उसके बाद तीसरी स्तर बनती है मीजोड्रम। ठीक है, तो देखिए इसके आधार पे आपका एक तो हो गया द्विस्तरीय और एक हो गया त्रिस्तरीय प्राणी, यानी ऐसे जीव जो दो स्तर रखते हैं और ऐसे जीव जो तीनों स्तर रखते हैं। भ्रूण के अंदर तीनों स्तरों का निर्माण होता है, वो कौन से प्राणी हैं, तथा जो दोनों स्तरों का निर्माण होता है वो कौन से प्राणी हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ स्तर आपको डिटेल से बता दिया है किस तरह से इन स्तरों का निर्माण होता है। तो इसके एग्जाम्पल आपको याद रख लेना है, कौन सा, पोरीफेरा, प्रोटोजोआ को छोड़ दो, उसके बाद तीन कौन कौन से, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा। ठीक है, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, इन तीनों के अंदर क्या है, द्विस्तरीय पाया जाता है। कौन, जनिक स्तर द्विस्तरीय पाई जाती है, यानी दो स्तरों में कौन कौन सी, एक्टोड्रम तथा एंडोड्रम। ठीक है, फिर आपकी तीन स्तरीय यानी एक्टोड्रम, मीजोड्रम और एंडोड्रम तीनों स्तर किस प्राणियों में होती हैं, तो आपके प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर कोर्डेटा संघ के प्राणी तक त्रिस्तरीय आपकी जनिक स्तर पाई जाएगी। ठीक है, फिर आता है प्रेगुआ या सिलोम कहते हैं इसको, इंग्लिश में क्या बोला जाता है, सिलोम, या सीधा ऐसे सिलोम नाम भी दे दिया जाता है। ठीक है, तो देखो प्रेगुआ या सिलोम क्या है कि मध्य स्तर कौन सी, जैसे देखो ये तो है इसका इंग्लिश नाम, इसको हिंदी में देखें तो क्या है, एक्टोड्रम को कहते हैं बाह्य स्तर, क्या, बाह्य स्तर, और एंडोड्रम को अंतः स्तर, और मीजोड्रम को क्या कहा जाता है, मध्य स्तर। ठीक है, तो इस मीजोड्रम या मध्य स्तर के विकास के आधार पर क्या है, प्राणियों को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। कौन से तीन भागों में डिवाइड किया गया है, किसके आधार पे, आधार पूछा जाता है, याद रखना, कौन से, मीजोड्रम के विकास, या ऐसे बोलते हैं मीजोड्रम की उत्पत्ति के आधार पे। ठीक है, तो मीजोड्रम की उत्पत्ति किस तरह से होती है, उसके आधार पे क्या है, आपके तीन प्रकार से प्राणी रखे गए हैं, तीन प्रकार से वर्गीकृत किए गए, एग हुई है, कूट हुई है और प्रेग हुई है। ये तीनों क्या है, तो देखिए मैं बता देती हूँ किस तरह से। तो देखिए ये क्या है, हमने क्या देखा था सबसे पहले भ्रूण के अंदर क्या है, दो स्तरों का निर्माण होता है। ठीक है, ये क्या है, ये आपकी एंडोड्रम, क्या है, एंडोड्रम। ठीक है, उसके बाद किसका सबसे पहले क्या है, एक्टोड्रम का निर्माण होगा, इस एक्टोड्रम का निर्माण हो गया, और इस एक्टोड्रम के बाद क्या है, इस एक्टोड्रम के बाद आपका एंडोड्रम का निर्माण हो गया, ये क्या है, एक्टोडर्म। ठीक है, यानी सबसे पहले एक्टोड्रम बन गई, और एक्टोड्रम बनने के बाद फिर क्या बन गई, एंडोड्रम। मीजोड्रम का विकास नहीं हुआ है, क्या, मीजोड्रम अविकसित, यानी अविकसित है, गुहा तो है लेकिन उसके अंदर कोशिका नहीं है, यानी कुछ कोशिका यहाँ, जो जैसे मैंने क्या कहा, एक कटोरी के अंदर एक गोलाकार मतलब बर्तन के अंदर अपन ने जैसे कुछ दाने ले लिए, किसके, बाजरी के, मान लो बाजरी कोशिकाएं हैं, तो उसके अंदर क्या है, एक तो बीच में इकट्ठे हो गए, और एक क्या है, बाहर लेयर बना ली, यानी बाहर की लेयर क्या बना ली, एक्टोड्रम, और बीच के अंदर क्या है, एंडोड्रम बना ली, बीच की गुहा ये क्या है, खाली रह गई। ठीक है, फिर देखिए, फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जैसे एक्टोड्रम, ठीक है, एक्टोड्रम के बाद मीजोड्रम बन गई, सॉरी एक्टोड्रम के बाद एंडोड्रम बन गई, और उसके बाद क्या हुआ कि मीजोड्रम क्या है, इस तरह से पैकेट के रूप में बनी। ठीक है, इस तरह से किसके रूप में बनी, पैकेट के रूप में, छोटे छोटे पैकेटों के रूप में। जैसे आप गोलाकार बर्तन, उसमें बाजरी के दाने देखो, तो बाजरी के दाने बीच के अंदर एक एक स्तर बना ली एक दूसरे से जुड़कर, लेकिन बीच के अंदर क्या है, छोटे छोटे ऐसे छोटे छोटे क्या बन गए, ऐसे दाने के इकट्ठे बन गए। आप स्पोज करो, ऐसा नहीं है बाजरी के दाने के, मैंने आपको बताया, आप स्पोज करके देखोगे तो ज्यादा याद रहेगा। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर क्या बन गया, ये
सबसे बाहरी स्तर, ये सबसे अंदर क्या है एंडोडर्म, और बाहरी स्तर जो है वो क्या है एक्टोडर्म। और ये जो अंदर जो काले काले मैंने दिखाई है ये पैकेट के रूप में, ये क्या बनी है, ये आपकी मीजोडर्म। क्या बनी है मीजोडर्म। और ये मीजोडर्म क्या है अल्प विकसित है। क्यों? क्योंकि ये अभी स्तर के रूप में नहीं बनी है, ये क्या है अल्प विकसित रूप में पैकेज के रूप में पैकेट के रूप में बनी है। ठीक है, फिर देखिए फिर उसके बाद क्या होता है कि जैसे सबसे पहले क्या बना एक्टोडर्म, और उसके बाद क्या बनी एंडोडर्म, और इस एंडोडर्म के बाद क्या बन गई, क्या बन गई मीजोडर्म। ठीक है, तो देखिए अब देखो पूर्ण रूप से 3 स्तरों का क्या हो गया निर्माण हो गया। सबसे बाहरी स्तर क्या कहलाती हैं एक्टोडर्म यानी बाह्य स्तर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है अंदर की आंतरिक संरचना आंतरिक स्तर है वो क्या कहलाती है एंडोडर्म अंतः स्तर। ठीक है, और जो बीच की स्तर है वो क्या है मीजोडर्म या मध्य स्तर। ये जो मीजोडर्म है अब ये पूर्ण विकसित क्या है पूर्ण विकसित मीजोडर्म है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने क्या है 3 स्तरों का विकास कैसे हुए ये मैंने बताया है। तो इसके अंदर देखिए कि ये 2 स्तर बनके ही रह गई। ऐसे कौन से प्राणी जिसमें तीसरी स्तर का विकास ही नहीं हुआ, तो वो प्राणी कौन से हैं अगुइय प्राणी कहलाते हैं। 2 स्तर यानी द्विस्तर 2 स्तरीय है। कौन से प्लेटी हेलमेंथिस के सदस्य जितने भी हैं वो क्या है अगुइय होते हैं, जिसमें सिर्फ 2 स्तरीय ही होती हैं। ठीक है, अब चाहे क्वेश्चन कैसा भी पूछ ले कि इस प्लेटी हेलमेंथिस की आपको एग्जांपल दे देगी निम्न में से कौन सी गुहा पाई जाती है, अगुइय पाया जाता है या कूटगुह्य या परगुह्य। ठीक है, तो याद रख लेना कि प्लेटी हेलमेंथिस के जितने भी सदस्य हैं तो वो कैसे होंगे 2 स्तरीय होंगे। ऐसे भी पूछ लेते हैं कौन से 2 स्तरीय या त्रिस्तरीय, कौन से 2 स्तरीय यानी सिर्फ उसमें क्या है 2 स्तर का ही विकास होगा, तीसरी मीजोडर्म का विकास नहीं होगा। ठीक है, प्लेटी हेलमेंथिस के सदस्य। फिर आता है कूटगुह्य। कूटगुह्य उसको बोला जाता है कि जो पैकेट के रूप में जो क्या बनी है मीजोडर्म, पूर्ण विकसित मीजोडर्म नहीं है अल्प विकसित मीजोडर्म है। ऐसे कौन से प्राणी हैं जिसके अंदर एक्टोडर्म एंडोडर्म के बाद आपकी जो मीजोडर्म का विकास हुआ वो अधूरा रह गया, पैकेट के रूप में रह गया, पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ। तो वो कौन सा है वो क्या कहलाएंगे कूटगुह्य प्राणी कहलाएंगे, जिसमें तीनों स्तर तो होंगी। स्तर क्या होंगे तीनों स्तर, हम 2 स्तर नहीं कह सकते क्योंकि पैकेट के रूप में तीसरी स्तर बन रही है। तो ऐसे प्राणी कौन से हैं एस्केलमेंथिस। एस्केलमेंथिस के जितने भी सदस्य हैं वो आपके किस में आते हैं, वो आपके इस कूटगुह्य में आते हैं, जिसमें क्या है तीनों स्तर होती है। मीजोडर्म जो है वो क्या होती है अल्प विकसित होती है। फिर आता है प्रगुह्य यानी जिसमें तीनों पूर्ण रूप से विकसित मीजोडर्म हो चुकी है, तीनों जो स्तर है वो क्या है पूर्ण विकसित पाई जाती हैं। ठीक है, तो ऐसे कौन से प्राणी हैं क्या कहलाएंगे ऐसे प्राणियों को, हम ऐसे प्राणियों को प्रगुह्य प्राणी कहेंगे। इसमें तीनों स्तरीय त्रिस्तरीय होंगे। एनेलिडा से लेकर कोर्डेटा संघ तक के प्राणी जो है वो क्या है वो आपके प्रगुह्य प्राणी कहलाते हैं। ठीक है, जिसमें तीनों स्तर पूर्ण विकसित होंगे। ठीक, फिर देखिए फिर आता है प्रीसंचरण तंत्र। प्रीसंचरण तंत्र का क्या अर्थ है कि अपना जो रुधिर है वो रुधिर क्या है बहता है किसके अंदर, एक तो नलियों के अंदर बहता है, नलिकाओं के अंदर वाहिका वाहिनिकाओं के अंदर बहता है, एक आपका क्या है सीधा इन गुहा के अंदर बहता है। ठीक है, सीधा बहता है, ऐसी कोई बंद नलियां नहीं होती हैं। तो उस आधार पे प्रीसंचरण को 2 भागों में बांटा गया है, आपका खुला प्रीसंचरण तंत्र और एक आपका बंद प्रीसंचरण तंत्र। जो बंद नलियों के अंदर रक्त के सिकाओं के अंदर बहता है, ठीक है क्या है कि वाहिनियां भी बोल सकते हैं कि रुधिर वाहिनियों के अंदर जो रुधिर बहता है, ऐसे या जिन प्राणियों के अंदर रुधिर वाहिनियां पाई जाती हैं ऐसे प्राणियों को क्या है बंद प्रीसंचरण तंत्र के अंदर रखा गया है। ठीक है, और ऐसे प्राणी जिसके अंदर क्या है रुधिर वाहिनियां नहीं पाई जाती हैं वो क्या है खुले प्रीसंचरण तंत्र के अंतर्गत आते हैं। तो याद रखना कौन सा है, एक आर्थ्रोपोडा तथा मोलस्का संघ के जो प्राणी हैं वो खुला प्रीसंचरण तंत्र रखते हैं।
वो कैसा रखते हैं, आर्थ्रोपोडा तथा मोलस्का संघ के प्राणी खुला परिसंचरण तंत्र रखते हैं तथा एनेलिडा से लेकर कोर्डेटा संघ तक के जो प्राणी हैं, एनेलिडा से कोर्डेटा संघ तक के प्राणी, ठीक है, कोर्डेटा संघ तक के जो प्राणी हैं उसमें क्या है, बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। उसमें क्या पाया जाता है, बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ठीक है, फिर देखो एक लास्ट है जो हमारे ये वर्गीकरण का आधार चल रहे हैं, वो आपका लास्ट आधार आता है कौन सा, वो आपका है नोटोकार्ड यानी पृष्ठरज्जु। क्या है, नोटोकार्ड यानी पृष्ठरज्जु। किन प्राणियों के अंदर नोटोकार्ड पाई जाती है तथा किन प्राणियों के अंदर नोटोकार्ड नहीं पाई जाती है, तो ये मैंने स्टार्ट में ही बता दिया था कि जैसे प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सिलेंड्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थेस, एस्केलमिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा तक के प्राणी क्या कहलाते हैं, एकशेरुक कहलाते हैं। क्या है, एकशेरुक। एकशेरुक प्राणी, एकशेरुक का अर्थ है कि जिसके अंदर नोटोकार्ड नहीं पाई जाती हैं। क्या है, जिसके अंदर नोटोकार्ड नहीं पाई जाती हैं, ठीक है, वो कौन से हैं, एकशेरुक प्राणी हैं। डायरेक्ट पूछ लिया जाता है निम्न में से एकशेरुक प्राणी नहीं है, तो 3 तो आपके एकशेरुक के एग्जांपल दे देंगे और एक आपका जैसे हेमिकोर्डेटा दे दिया। ठीक है, तो याद रखना है कौन सा नहीं है, आपका हेमिकोर्डेटा नहीं है। हेमिकोर्डेटा ना तो एकशेरुक है ना ही कशेरुक प्राणी है, ये दोनों के लक्षण रखते हैं। ठीक है, वैसे इनको क्या है, देखिए इसके अंदर क्या है, और भी जैसे क्वेश्चन दे देंगे किस तरह से कि निम्न में से नोटोकॉर्ड किसमें पाई जाती है या नोटोकॉर्ड किसमें नहीं पाई जाती है। तो यहां से आप देख लीजिए, ये तो संघ के नाम दे रखे हैं, इसके अंदर से और भी गहराई के अंदर जाए तो किस तरह से पूछ सकते हैं कि जैसे पोरिफेरा के अंदर स्पंज का उदाहरण दे दिया, सिलेंड्रेटा के अंदर हाइड्रा का दे दिया, टिनोफोरा फीताकर्मी का दे दिया। ठीक है ना, इस तरह से प्रोटोजोआ के अंदर अमीबा का उदाहरण दे दिया, तो इनके उदाहरण देकर भी क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, तो वो हम जब हम पढ़ेंगे एक एक प्रोटोजोआ के लक्षण, पोरिफेरा के संघ के लक्षण, ठीक है, उसमें आपको एग्जाम्पल बताऊंगी, वहां एग्जाम्पल आप याद रखना। और इस तरह से ये आपके एकशेरुक प्राणी और कशेरुकी प्राणी आता है। कोर्डेटा संघ के जो प्राणी हैं वो क्या कहलाते हैं, कशेरुकी प्राणी कहलाते हैं। ठीक है, और ये अर्ध कशेरुकी होते हैं। हेमिकोर्डेटा क्या है, अर्ध कशेरुकी होता है। ऐसे पूछ ले कि कशेरुकी तथा एकशेरुकी के बीच का संघ कौन सा है, या बीच के प्राणी कौन से हैं, कशेरुकी तथा एकशेरुकी। याद रखना कौन, हेमिकोर्डेटा। ठीक है, तो ये है आपका इस तरह से ये वर्गीकरण का आधार हमने देख लिया। और वर्गीकरण का सबसे पहले वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया, या जो इस जीव जगत, जो ये पूरा इस पृथ्वी पे जितने भी जीव है उसको किस तरह से वर्गीकरण के अंदर डिवाइड किया गया है, तो ये हमने इसके बेसिक कैरेक्टर्स देख लिए। बाकी हम इसका आगे डिटेल से नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे कि प्रोटोजोआ के अंदर किन किन प्राणियों को रखा गया है तथा इनके जो बेसिक सामान्य लक्षण है वो क्या है। ठीक है, वैसे तो देखो इसके अंदर से ये जो हमने पढ़ा है कि द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, ये इसके आधार देखें, वहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है ज्यादातर। ठीक है, लेकिन फिर भी इनके अंदर कुछ विशेष होते हैं ना, वो बताएंगे। जैसे पोरिफेरा के अंदर मैंने क्या कहा, पोर से, यानी कि इसके अंदर क्या छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे इसके अंदर आएगा खंडी भवन। ठीक है, खंडी भवन क्या होता है, पुनरुद्ध भवन क्या होता है। इस तरह के जो इनके लक्षण हैं वो जहां जहां जिस संघ के अंदर आएंगे वहां मैं बताती जाऊंगी। और आपके जो लैब असिस्टेंट का सिलेबस है उसके अंदर दे रखा है कि कशेरुकी तथा एकशेरुकी के संघ तक का वर्गीकरण आपको देखना है, जंतु जगत का वर्गीकरण। तो ये मैं आपको 1-2 दिन के अंदर कंप्लीट करवा दूंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे।